Hello everyone, welcome again. This is class number 17th of करंट अफेयर्स। आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें कितने देश हैं? 63 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि क्या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार हैं कौन कौन देश हैं, ये यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच, कैन, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है, एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 कब किया गया? जब COP29 मीटिंग थी। ये हम बार बार बता चुके। COP29 कहाँ? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, ठीक है। UNFCCC COP29 बाकू अजरबैजान में। ये इसका 20वां संस्करण है, ठीक है। इसमें कोई भी देश टॉप थ्री में अपनी स्थान नहीं बना सका, क्योंकि जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था उसमें बोला था 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है कोई भी देश। 4th रैंक मिली है डेनमार्क को, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd पर कोई भी नहीं आया है। 4th रैंक किसको मिली है? डेनमार्क को। और सबसे लास्ट किसको मिला है? अंतिम स्थान ईरान को मिला है, 67वां स्थान। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन है और दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका है, ठीक है। चीन को 55वां नंबर मिला है, अमेरिका को 57वां मिला है। G20 के दो ही देश इसमें क्या हाई परफॉर्मर्स में आए हैं, यूके और भारत, ठीक। ये ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है ये देखना है। टॉप रैंक देखनी है किस किस की है, और भारत की रैंक जरूर देखनी है। CCPI के घटक, ठीक है, 4 श्रेणियां हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैस का 40% होता है, नवीनीकरण ऊर्जा का 20%, ऊर्जा उपयोग का 20% एंड जलवायु नीति का 20% होता है। इसके बेस पर ही ये रैंकिंग दी जाती है। शीर्ष देश में जैसा कि हम बताए टॉप 3 में कोई नहीं आया। 4th रैंक डेनमार्क, 5th नीदरलैंड, 6th यूके। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, ठीक है। लास्ट में कौन रहा है? ईरान रहा है, सऊदी अरब रहा है और UAE रहा है। ये 3 देशों को भी ध्यान रखना है लास्ट के। बाकी इसको कोई ना भी याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है। सूचकांक में भारत का स्थान 10वां रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का स्थान क्या रहा है? 10वां रहा है। 2024 में भारत की रैंक 7वीं थी, ठीक। तो इतना याद रखना है। भारत का प्रदर्शन ये इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स में, UPSC स्टैंड प्रोफेसर में, तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ठीक है, यहाँ पर रैंकिंग दी गई है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक, लेकिन ये एशिया की है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर नहीं है। सिर्फ इसमें कौन है? एशिया की यूनिवर्सिटी शामिल है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, 17वां संस्करण है और सर्वाधिक इस बार भारत के विश्वविद्यालय शामिल हैं। और देख लेते हैं किसको क्या रैंक मिली है। क्विकरली साइमंड्स जो ब्रिटिश कंपनी है ये प्रकाशित करती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर पैकिंग यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे टॉप पर रहा है, पैकिंग यूनिवर्सिटी। दूसरे पे हांगकांग विश्वविद्यालय, तीसरे पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा है, ठीक है जी। भारत के अगर देखें तो शीर्ष 100 में, और जो भारत की तरफ से पहला स्थान तो रहा, लेकिन एशिया में कौन सा स्थान रहा? 44वां IIT दिल्ली का रहा है, ठीक है। 48वें स्थान पर IIT बॉम्बे रही है। भारत जैसा कि अग्रसर हो रहा है प्रगति के रास्ते पर, लेकिन शिक्षा में यहाँ पर अभी भी रैंकिंग बहुत पीछे है, ठीक है जी। और यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी इतना ही याद रखना है। टॉप पर कौन है? पैकिंग विश्वविद्यालय
और भारत की तरफ से कौन है, IIT दिल्ली 44वें स्थान पर। देश की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024, टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 2024। वर्ष 2024 में जीडीपी के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, फिर चीन, जर्मनी, जापान, भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, ध्यान से देखना है, यूएस टॉप पर रहा, जीडीपी बढ़ती है इसकी 2.8% वार्षिक जीडीपी। चीन दूसरे पर रहा है, ट्रिलियन में अगर देखें तो 29.17 यूएस की, 18.27 चीन की है, जर्मनी की 4.71, जापान की 4.04, भारत की 3.89। जीडीपी के मामले में इस तरह से आप याद रखना, ट्रिलियन के मामले में भी भारत यहाँ कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। ठीक है, पर प्रति व्यक्ति जीडीपी में देखें तो प्रति व्यक्ति में अगर देखें तो जापान सबसे ऊपर है, सॉरी ये यूएस से, फिर जापान रहेगा, इसके बाद यूएस से जर्मनी, जापान। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी, ये थर्ड पर रहेगा, फोर्थ चाइना, और भारत जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। ये उदारता के मामले में है, कौन देश कितना ज़्यादा डोनेट करता है, गिव करता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, ठीक है, ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें रिपोर्ट के अनुसार 142 देश शामिल थे और इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है, भारत का स्थान 26वां है। ठीक है, इंडोनेशिया, केनिया, सिंगापुर टॉप पर है। अंतिम 4 देश में पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया है। ठीक है जी, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ने जारी किया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। ठीक है, ध्यान रखना है कि रिपोर्ट को कौन देता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया गया। 142 देशों और उनके जो क्षेत्राधिकार हैं उन ये यहाँ पर जारी किया गया है सूचकांक। लगातार 7वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है, विश्व स्तर पर कानून के शासन में गिरावट दर्ज की गई है। भारत का स्थान 79वां है, बस ये ध्यान रखना है, ये मेन बात है, भारत का स्थान 79वां है और टॉप पर डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड रहे हैं। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, तो ये संकेतक हैं और बाकी पूछा तो जाना नहीं चाहिए कि 8 कारक हैं, बस इतना देख लेना है, एक नज़र इन पर दौड़ा लीजिए, 8 कारक। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की यहाँ डिफाइन दी गई है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2024 के नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ये साइंटिस्ट थे, अब इनके नाम पर ही दिया जाता है। कहाँ के, स्वीडन के थे, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ के, स्वीडन। अब इनका देहांत कब हुआ, 1895 को हुआ, 1895 को। जो इनकी प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने बोला इनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उससे क्या है, ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाए जिनका योगदान मानव जाति के कल्याण में रहा हो। तो इनकी इच्छा अनुसार 1905 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। 1901 से अवार्ड दिए जाते हैं। 1901 से किन किन क्षेत्रों में दिए जाते थे, देखिए पहले 1901 में किन किन क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, 5 एरियाज में दिए जाते हैं। ध्यान रखना, पूछे जाते हैं ये, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मेडिसिन में, लिटरेचर में एंड पीस में। जो अर्थशास्त्र का है वो 1968 में जुड़ा। ठीक है, 1968 में कौन, इसकी स्थापना स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसने 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया। याद रखना, पहली बार 1969 में इकोनॉमी का दिया गया है।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको मिला? नाम याद रखना, पूरी कथा याद मत रखना, किसको मिला और किस क्षेत्र में मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो डैरेन एसमोगलू एंड साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, तीनों अमेरिका के हैं। डैरेन एसमोगलू, ठीक, इनको हाईलाइट कर देते हैं, इम्पोर्टेंट नाम है कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, डैरेन एसमोगलू, इसके बाद साइमन जॉनसन, इसके बाद जेम्स रॉबिन्सन, ये तीन नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, किस क्षेत्र में मिला, क्षेत्र भी याद रखना है। ठीक है, डैरेन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन किस लिए मिला है? यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशंस के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए प्रदान किया जाएगा। नाम याद रखना है, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। नेक्स्ट है यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार ये निहोन हिंडाकियो, ये एक संस्था है या संगठन है, कहाँ का? जापान का। देखिए आपको पता होगा 1945 में जापान में के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो जो लोग मृत्यु हो गई थी, जिनकी काफ़ी लोग की डेथ हुई थी, करीब 1.25 लाख के आसपास, और जो 6.5 लाख लोग बच गए थे, उनमें से 6.5 लाख लोगों में से जो अब जिंदे हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था निहोन हिंडाकियो। और ये क्या है, परमाणु बम से क्या नुकसान होते हैं, क्या इसका उपयोग किया नहीं किया जाना चाहिए, तो इसको लेकर लोगों का रिव्यू लेता है। तो इसको क्या है, शांति पुरस्कार मिला है। संस्था है निहोन हिंडाकियो, जापान की, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सब लिखा है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की हांगकांग को प्रदान किया जाएगा। किसको, किनको? हांगकांग को। और दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं। ठीक है, इससे पहले जो 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जुंग को मिला था। अब इनको किसके लिए मिलेगा? दक्षिण कोरियाई लेखिका को। तो इनका पुस्तक वगैरह देख लीजिए। हांगकांग को यह पुरस्कार उनके पोइटिक प्रोज के लिए, काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, जो इनका ये पोइटिक प्रोज है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। ठीक है, किनको? हांगकांग को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर, तीनों को मिला है। ठीक है जी, ये रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में तीनों नाम याद रखना। आधी रकम डेविड बेकर को मिलेगी और जो आधी बची हुई है इन दोनों को मिलेगी। ठीक है, तो किस क्षेत्र में इनको मिला है? प्रोटीन से संबंधित उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है, इस क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक है, प्रोटीन के क्षेत्र में। अब यहाँ पर इनके कार्य लिखे गए हैं, थोड़ा आप यहाँ देख लेना है। प्रोटीन के क्षेत्र में, प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये 20 विभिन्न अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। ठीक है, सेल में जल के बाद प्रोटीन ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड का ही स्थान है और यही किसका रूप लेता है? प्रोटीन का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिजिक्स का किसको मिला है? जॉन जे होपफील्ड को एंड जियोफ्रे ई हिंटन को। ठीक है, ये दोनों नाम भी याद रखना है। इनको किसके क्षेत्र में मिला है? इन वैज्ञानिकों के कार्यों ने एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में नींव रखी है। ठीक है, इस क्षेत्र में मिला है, मशीन लर्निंग और एआई के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट कौन से फील्ड की अब बात होगी? अब होगी किसकी? चिकित्सा की। चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका और गैरी रूकुन, ये भी अमेरिका के। इनको किस क्षेत्र में? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इनकी भूमिका के लिए दिया गया है। तो सारे नाम ये याद रखना। एक बार फिर से ऊपर से दिखा देते हैं एक एक कर कर।
तो पहले हमने बात की किसकी, पहले स्टार्ट की अर्थशास्त्र से, एस मोगल्यू, जॉनसन, रॉबिन्सन। फिर इसके बाद शांति में निहोन हिंडाकियो, जो कि एक संगठन है जापान का, ठीक है। इसके बाद साहित्य में मिला है हांगकांग, दक्षिण कोरिया की हैं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। इनके जो पोइटिक प्रोज हैं उनके लिए, द वेजिटेरियन इनका उपन्यास के लिए इनको जाना जाता है। रसायन के फील्ड में डेविड बेकर, हसाबीस एंड जम्पर, बेकर, हसाबीस, जम्पर, तीनों नाम याद रखना है, प्रोटीन से संबंधित हैं, ठीक है। और फिर आते हैं नेक्स्ट भौतिक फिजिक्स के फील्ड में, जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरे ई हिल्टन, होपफील्ड हिंटन ऐसे याद रख लेना है, एच आ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। और किस क्षेत्र में मिला है, एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। फिर आते हैं नेक्स्ट चिकित्सा के फील्ड में, एम्ब्रोस एंड रूबकुन माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के फील्ड में मिला है, ठीक है। आरएनए के केस में ये 5वां अवसर है जब क्या है अवार्ड, ये नोबेल पुरस्कार मिला है, इससे पहले भी दिया जा चुका है। 2023 में mRNA के टीका, इस बार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। नेक्स्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025। ये टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। इसमें यूनिवर्सिटी की जो टॉप रैंकिंग है उनको क्या है रैंकिंग दी जाती है, किस क्षेत्र में, टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री। ये 5 क्या है क्षेत्रों में विभक्त है और 18 इंडिकेटर्स पर। टॉप पर कौन रहा, ये याद रखना 21वां संस्करण है। लगातार 9वीं बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है। भारत की तरफ से कोई भी शीर्ष 200 की सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है, ठीक है जी। तो भारत की तरफ से जो टॉप रहा है वो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, ठीक है। इसको 251 से 300वीं कैटेगरी में रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP के द्वारा, ठीक है। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ध्यान रखना है जो UNDP और OPHI के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, UNDP, OPHI, UNDP, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए बार बार आपको याद करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन टॉप पर रहा, कौन पीछे रहा, ठीक है। गरीबी कितनी है ये सारा कुछ दे रखा है। गरीबों की 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ये आंकड़े दे रखे हैं। और सबसे ज़्यादा उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में गरीब लोग निवास करते हैं, ठीक है। भारत में 234 मिलियन गरीब, पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 एंड 66 कोंगो में, ठीक है। ये 3 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य भारांश, शिक्षा और जीवन स्तर, इनके बेस पर ये निकाली जाती है रैंकिंग, ठीक है। भारत की स्थिति ये ध्यान से देखना है। भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारत का MPI मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 तथा वर्ष 19-21 में 0.069 हो गया है। भारत में वर्ष 2005-06 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या घटकर 645.9 मिलियन थी, जो 15-16 में कितनी होगी 27.7, 19-21 में 16.4% गरीब रह गए हैं।
नेक्स्ट है भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। एनर्जी इफिशियंसी हब में भारत इसका पार्ट नहीं था। 16 संस्थापक सदस्य थे, भारत ने भी क्या है इसमें साइन किए हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 2019 से, लेकिन लॉन्च किया गया आधिकारिक रूप से 2021 में। ठीक है, इस हब का सचिवालय IEA की मेजबानी में पेरिस फ्रांस में, ध्यान से याद रखना, एनर्जी एफिशिएंसी हब 2019 में इसकी स्थापना हुई। 21 में ये क्या है ऑफिशियल रूप से चालू हुआ और भारत ने भी यहाँ लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन कर दिए हैं। उम्मीद है जल्दी ही भारत इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की है भारत ने भी। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। कौन जारी करता है? वीपो, याद रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है जी। इसमें सहयोग किस किस का और रहता है? द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूशन का, CII का, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड इसके साथ साथ CNI का, ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इनकी भी भूमिका रही है। तो 2024 का सूचकांक जारी किया गया, ये 17वां संस्करण था। इसका शीर्षक अनलॉकिंग द प्रोमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये रहा है। ठीक है, टॉप कंट्रीज देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो टॉप 3 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड अमेरिका। ठीक, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। भारत को 29वीं रैंकिंग मिली है और इससे पहले भारत 40वें पर था। 40वें स्थान से एक स्थान बढ़ा है 39वें पर। ठीक है, एक का सुधार हुआ है। लास्ट में अगर देखें कौन से देश हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए, देख लेते हैं एक बार कौन से देश लास्ट में हैं। ये रहे सुधार करने वाले हैं। अंगोला, देखिए ये रहा, अंगोला को इस सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप पर स्विट्जरलैंड, लास्ट में अंगोला रहा है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ये IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 11वां संस्करण है इस बार। टॉप रैंकिंग देख लेते हैं। पहली बार घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको को शामिल किया गया है। 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है इसमें। टॉप पर रहे हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। भारत की रैंकिंग 58वीं रही है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में कौन रहा है? मंगोलिया को अंतिम स्थान मिला है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।